एवरीवन, कैसे है सब। ये चैप्टर हाफ पार्ट है सराउंडिंग मैटर इन आवर सराउंडिंग का। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है, तो जिन्होंने वो फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है उनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाकर पढ़ सकते हैं। इस पार्ट में हम पूरा चैप्टर कवर करेंगे। रिमेनिंग वाले कुछ टॉपिक्स आपको बता देता हूँ, जो जो टॉपिक्स हम कवर अप करेंगे, और इसके अलावा भी हम बहुत पढ़ेंगे। जैसे कैन मैटर चेंज इन स्टेट, क्या मैटर जो है अपने स्टेट को चेंज कर पाते हैं या नहीं करते। फ्यूजन क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट और इवोपरेशन में डिफरेंस क्या होता है ना। ये कुछ टॉपिक्स मैंने जस्ट रैंडमली चूज कर लिए हैं। इसके अलावा भी कुछ चैप्टर्स है जो कि मैं इसके अलावा भी कुछ टॉपिक्स है जो कि मैं आपको कवर अप करवाऊंगा, है ना। तो डायरेक्ट चलते हैं हम नोट्स की तरफ बिना किसी देरी के। Our first topic is, can matter change in its states? क्या मैटर जो है अपने स्टेट को चेंज करते हैं या नहीं करते, है ना। वाटर जो है तीन स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं। जैसे मैंने फ्रीजर से आइस निकाल के रखा सॉलिड फॉर्म में, थोड़ी देर रखा, धूप, उसको हीट मिली, लिक्विड फॉर्म में चेंज हुए, है ना। फिर थोड़ी देर बाद मैंने उसको हीट मिलती रही तो किस में कन्वर्ट हो गए, वेपर में कन्वर्ट हो गए। तो यस, हम किसी भी स्टेट में अगर हम हीट दे रहे हैं तो अपना स्टेट क्या होगा, चेंज करेगा। चाहे वो सॉलिड से लिक्विड का स्टेट हो, चाहे वो लिक्विड से सॉलिड का स्टेट हो, है ना। आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, कि मैटर में अगर मैं टेम्परेचर दे रहा हूं तो उस पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, क्या वो अपने स्टेट चेंज कर रहा है कि नहीं चेंज कर रहा है। सॉलिड के केस में क्या होगा कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ सॉलिड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल इंक्रीजेस, है ना। मैंने आपको पहले ही बताया था, फर्स्ट पार्ट में मैंने बता दिया था कि पार्टिकल्स आपस मूवमेंट होती, कंटिन्यूसली मूव होते रहते, चाहे वो सॉलिड के केस में हो, चाहे वो लिक्विड के केस में, चाहे वो गैसेस के केसेस हो। तो जैसे ही मैंने उसको काइनेटिक एनर्जी दिया या हीट दिया तो पार्टिकल्स को क्या मिल गया, काइनेटिक एनर्जी मिल गया। और काइनेटिक एनर्जी जैसे ही मिल गया वो क्या हो गए, फ्रीली फास्ट मूव होने लग गए। तो वो क्या होंगे, सॉलिड के केस में क्या होंगे, ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द पार्टिकल ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस, है ना। यू हैव टू रिमेंबर दिस, ठीक है। आगे देखते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि जैसे सॉलिड है, क्यूब है, उसको हीट मिल रहा है, और जैसे हीट मिल रहा है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है जिसकी हेल्प से हम समझ सकते हैं चीजों को, है ना। द पार्टिकल स्टार्ट वाइब्रेटिंग विथ अ ग्रेट स्पीड, द एनर्जी सप्लाइड बाय हीट ओवरकम द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। अब इसकी चीज समझना, जैसी काइनेटिक एनर्जी मिलेगी तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल के बीच में वो डिक्रीज हो जाएगी, है ना। डिक्रीज होगी तो पार्टिकल बहुत दूर दूर भागना स्टार्ट करेंगे, और जब दूर दूर भागना स्टार्ट करेंगे तो सॉलिड लिक्विड में चेंज हो जाएगा, लिक्विड गैस में चेंज हो जाएगा। तो यू हैव टू रिमेंबर इट कि ड्यू टू इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज डिक्रीजेस, राइट। मेल्टिंग पॉइंट देखते हैं कि मेल्टिंग पॉइंट होता क्या चीज है। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड, मतलब एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें सॉलिड जो है वो मेल्ट होके लिक्विड में हो जाए, उस पॉइंट को मैं क्या बोलता हूं, मेल्टिंग पॉइंट बोलता हूं। ओके, अनदर टॉपिक इज फ्यूजन। फ्यूजन क्या होता है, फ्यूजन मतलब द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड, मतलब एक प्रोसेस होता है जब सॉलिड जो है लिक्विड में मेल्ट हो जाता है, उस प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूं, फ्यूजन बोलता हूं, है ना। कुछ अलग टेम्परेचर स्केल्स हम देख लेते हैं, जैसे केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट, है ना।
केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करना, या केल्विन को सेल्सियस में केल्विन में कन्वर्ट करना, या फिर सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के क्वेश्चंस नॉर्मली पूछे जाते हैं, है ना। तो कुछ फॉर्मूलाज है, जैसे केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। अगर 0 डिग्री बोल दे तो 0 डिग्री यहाँ पे पुट कर दिया, प्लस 273 लिख दिया, केल्विन में हमारा आंसर फाइंड आउट हो गया। और अगर आपको बोले कि सेल्सियस दे दिया है और फ़ारेनहाइट पूछ ले, तो आपके पास फॉर्मूला बनता है, दैट इज 9/5 इंटू सेल्सियस प्लस 32 इज इक्वल टू फ़ारेनहाइट, है ना। तो ये कुछ कन्वर्जन है, टेम्परेचर का अलग अलग कन्वर्जन होता है, जैसे अलग अलग यूनिट होती है, मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, उसी तरह से टेम्परेचर्स की अलग अलग डिग्रीज होती है ना। आगे देखते हैं कि जैसे कि आपने कोई चीज को बॉईल किया, है ना, जैसे बॉइलिंग पॉइंट होता है लिक्विड का 100 डिग्री सेल्सियस, तो आप 100 डिग्री सेल्सियस पॉइंट तक पहुंचने के बाद वो क्या होगा, वेपराइज होना स्टार्ट हो जाएगा, बट स्टिल हम कंटिन्यूसली उसको हीट करते जा रहे हैं, तो जो रिमेनिंग हीट है वो कहाँ जा रहा है ना। तो ये क्वेश्चन कभी कभार पूछा जाता है कि व्हेन अ सॉलिड मेल्ट इट टेम्परेचर रिमेन द सेम, वेयर डज इट द हीट गोज। तो वो हीट कहाँ जाता है, वो हीट फेज ट्रांसफॉर्मेशन में काम आता है। इसका मतलब कि जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स है, उन मॉलिक्यूल्स को तोड़ने का काम करता है जो एक्स्ट्रा हीट बचता है, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट तो उतना ही चाहिए उसको, है ना। 100 डिग्री में वो बॉयल होके वेपराइज हो जाएगा, उसको तो इतना ही चाहिए। रिमेनिंग हीट क्या करेगा, रिमेनिंग हीट आपको वो उनके वाटर मॉलिक्यूल को तोड़ने का काम करेगा। तो the heat present in the soil at a time of melting is used by the particle to diminish the force of attraction between each other. The heat energy is required consider as an hidden. तो यही heat energy को मैं hidden consider करता हूँ, ठीक है। latent heat क्या होता है, latent heat का मतलब होता है the heat energy which is used to break the force of attraction between the particle। मतलब कि पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है, पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जो हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई, उसको मैं क्या बोलता हूँ, लेटेंट हीट के नाम से जानता हूँ, है ना। अब इसी चीज को मैंने एक स्टैंडर्ड वे में कर लिया कि मैंने बोल दिया कि 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में चेंज करने के लिए जितनी हीट की रिक्वायरमेंट हुई, उस चीज को मैं क्या बोलता हूं, उस मेल्टिंग पॉइंट को क्या बोलता हूं मैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलता हूं, ठीक है। आगे देखते हैं लिक्विड। जैसे मैंने सॉलिड में देखा कि जैसे एनर्जी हीट एनर्जी उसको मिली, वो चेंज हो गया किसमें, लिक्विड में। अब लिक्विड को जैसे टेम्परेचर मिलेगा वो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में। तो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल ऑफ लिक्विड इंक्रीजेस, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अमॉन्ग देम डिक्रीजेस। मैंने आपको पहले ही समझा दिया था कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होगा कब, जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। और काइनेटिक एनर्जी कब इंक्रीज होगी, जब मैं उसको कंटिन्यूसली हीट देते जा रहा हूं, है ना। तो दैट इज दिस इज व्हेन अ लिक्विड स्टार्ट गैसिंग, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हेन वी डिक्रीज द टेम्परेचर। जब मैं टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहा हूं तब क्या क्या होगा उसके बारे में देखते हैं। कंडेंसेशन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग इन अ गैस इनटू अ लिक्विड बाय कूलिंग डाउन इट्स टेम्परेचर इज नोन एज कंडेंसेशन। जैसे कि एक अलग वे है कि मैं गैस को लिक्विड में कैसे चेंज कर सकता हूँ, तो उसको कंडेंस कर सकता हूँ। जैसे अर्थ से सारे जो लिक्विड्स वगैरह है वो वेपराइज हो जाते हैं, और वेपर होने के बाद में क्या होते हैं, क्लाउड बनते हैं। तो वहां पे वो क्या हो रहे हैं, कंडेंस हो रहे हैं, जमा हो रहे हैं।
जैसे ही वो जमा हो रहे हैं सारे पार्टिकल्स आपस में आते जा रहे गैस के, और जब सारे पार्टिकल्स आपस में आते गए तो वो किस में कन्वर्ट हो गए, लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुए, है ना। अगला टॉपिक देखते हैं, सब्लिमेशन। द चेंज ऑफ स्टेट ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू द सॉलिड। मतलब हमने तो ये देखा था अभी तक कि सॉलिड से लिक्विड में चेंज होना, लिक्विड से गैस में चेंज होना, ये प्रोसेस हमने देखा था। मगर सब्लिमेशन में क्या था कि सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाना और गैस से डायरेक्ट सॉलिड में चेंज होना। यहाँ पे लिक्विड का कोई रोल नहीं है। तो ये जो प्रोसेस है, ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को मैं क्या बोलता हूँ, सब्लिमेशन के नाम से जानता हूँ। ठीक है ना। जैसे मैंने कपूर ले लिया, तो जैसे घर में कपड़े में सीलन ना आ जाए, कपड़े खराब ना हो जाए, तो घर में जो है हम कपड़ों के बीच में कपूर रख देते हैं, सॉलिड फॉर्म में होता है। तो डायरेक्ट सॉलिड फॉर्म में होते हुए ना तो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, डायरेक्ट वो किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। कपूर हम जलाते भी है, तो जब जलाते हैं तो लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, वो गैस में कन्वर्ट होके भाप बन गया। ठीक है ना। तो इस प्रोसेस को मैं क्या बोलता हूँ, इस प्रोसेस को मैं सब्लिमेशन के नाम से जानता हूँ। अगला टॉपिक देखते हैं, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। कि जब मैंने प्रेशर लगाया तो मैटर में क्या चेंज हुआ। तो बाय अप्लाइंग द प्रेशर वी कैन ब्रिंग द पार्टिकल ऑफ मैटर क्लोज टू ईच अदर, है ना। जैसे गैस के बहुत पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं, और मैंने जैसे उस पर प्रेशर लगाया वो सारे पार्टिकल्स कहाँ आ गए, पास पास आ गए, है ना। इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं, ड्राई आइस। कार्बन डाइऑक्साइड को हम ड्राई आइस बोलते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अगर सॉलिड फॉर्म में है तो मैं उसको ड्राई आइस बोलता हूँ, है ना। तो वो डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू द गैसेस व्हेन डिक्रीज इन प्रेशर। जब मैं उसकी प्रेशर को डिक्रीज करूंगा तो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। या फिर वाइस वर्सा मैं बोल सकता हूँ। ठीक है। आगे देखते हैं, इवोपरेशन। अब इवोपरेशन और बॉइलिंग दोनों में डिफरेंस है, बट काफी बच्चे जो है दोनों को सेम मानते हैं। द फिनोमिना ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू द वेपर एट एनी गिवन टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड एज इवोपरेशन, है ना। बॉइलिंग पॉइंट और इवोपरेशन में थोड़ा डिफरेंस देख लेते हैं हम लोग। आपको बताता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट में क्या होगा, एक फिक्स पॉइंट होगा, उस बॉइलिंग पॉइंट में आने के बाद में क्या होगा, वो लिक्विड वो गैस में चेंज हो जाएगा। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस एक इसका बॉइलिंग पॉइंट है, उससे पहले वो सिर्फ बॉइल ही होता रहेगा, वो वेपर में चेंज नहीं होगा, है ना। तो एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होगा किसका, बॉइलिंग पॉइंट का, है ना, फिक्स टेम्परेचर होगा। और इस केस में क्या होगा, इस केस में जो आपके पार्टिकल्स है, वाटर पार्टिकल्स है, वो कहीं से भी इवोपरेट हो रहे हैं, वो कहीं से भी क्या बोलते हैं उसको, वेपराइज हो रहे हैं ना। कब, जब मैं इसको हीट दे रहा हूँ। बट इन केस ऑफ इवोपरेशन कोई भी टेम्परेचर में वो लिक्विड जो है गैस में चेंज हो जाता है, और इसको हम बोलते हैं सरफेस फिनोमेना। मतलब कि सरफेस में जो पार्टिकल्स, वाटर पार्टिकल्स है, सिर्फ सरफेस की बात कर रहा हूँ, वो सारे पार्टिकल्स क्या होंगे, इवोपरेट होंगे, अंदर के पार्टिकल्स नहीं इवोपरेट होंगे। क्यों, क्योंकि इसके चारों तरफ जो है, जो हीट जो है वो पार्टिकल्स क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा और इवोपरेट हो जाएगा, है ना। यहाँ पे हमने कोई एक्सटर्नल हीट नहीं दी है, ठीक है, एक्सटर्नल हीट हमने इसको नहीं दी है। दूसरी एक प्रॉपर्टी और होती है इसकी कि इवोपरेशन कॉजेस कूलिंग। इवोपरेशन जो है क्या देता है, कूल करता है। कैसे, कि हमने देखा होगा गर्मियों के टाइम में हम मटका लेके आते हैं, मिट्टी का मटका, है ना, उसमें पानी भरते हैं, फिर उसको ठंडा हो जाता है। क्यों होता है, क्योंकि मटके में पोर्स होते हैं, छेद होते हैं। तो वो क्या करता है, वो सराउंडिंग जितने भी गर्मी है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेता है, और क्या होता है, इवोपरेट होने लगता है, और अंदर की सरफेस को क्या करता है, ठंडा कर देता
है ना। और भी बहुत सी चीजें हैं कि आपको पसीना आता है, ठीक है ना, पसीना आता है। पसीना आने के बाद में क्या होता है, अगर हम कोई मान लो कि कॉटन का कपड़ा पहन लेते हैं, कॉटन के कपड़े के पहनने के बाद क्या होगा, वो पसीना क्या होगा, कॉटन एब्जॉर्ब कर लेगा, क्योंकि कॉटन के कपड़े में जो फाइबर्स होते हैं उसके बीच में बहुत बड़े बड़े छेद होते हैं, उनको क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। और एब्जॉर्ब करने के बाद में क्या होगा, वो हमारे बॉडी को कूल करेगा। ठीक है। कौन कौन से फैक्टर्स है जो कि इवोपरेशन को अफेक्ट करते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझना आप लोग कि टेम्परेचर is increases, rate of evaporation is also increases। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इवेपोरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। टेम्परेचर इंक्रीज नहीं होगा तो इवेपोरेशन इंक्रीज नहीं होगा, है ना। तो ये टॉपिक आपको थोड़ा सा याद रखना है। पहला हमने देख लिया। दूसरा हम देखते हैं, सरफेस एरिया इज मोर, द रेट ऑफ इवेपोरेशन इज ऑल्सो मोर। अगर हमने मान लो कि कपड़े सुखाया और कपड़े सुखा के हमने फैलाया नहीं, बस उसको बस ऐसे एज इट इज रख दिया, तो जितना सरफेस उसको मिलेगा, जितना सरफेस एटमॉस्फेयर में रहेगा, उतना का उतना वो कपड़ा सूख जाएगा और रिमेनिंग पार्ट गिरा रहेगा। और उसी कपड़े को अगर हमने पूरी अच्छी तरह से सुखा दिया, फैला दिया, तो मोर सरफेस एरिया ज्यादा हो गया, और सरफेस एरिया ज्यादा हो गया तो इवोपरेशन भी क्या होगा, ज्यादा होगा, और वो कपड़ा मेरा क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी सूख जाएगा। अगला देखते हैं, इफ विंड स्पीड इज मोर, द रेट ऑफ इवोपरेशन विल बी मोर। हमने देखा होगा कि सर्दियों के टाइम में धूप नहीं निकलती है, तो कपड़े सुखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पंखे के नीचे उसको सुखा देते हैं कपड़ों को। तो विंड स्पीड जैसी तेज होगी, इवोपरेशन का रेट भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि विंड क्या करेगा, वो सारे वाटर मॉलिक्यूल जो कपड़ों पे है उसको वो इवोपरेट कर देगा स्पीड से। ठीक है। फोर्थ पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको थोड़ा ध्यान से आप समझना कि ह्यूमिडिटी इज मोर, द रेट ऑफ इवोपरेशन इज लेस। ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा होगा तो रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या होगा, आपका कम होगा। ठीक है। ऐसे कैसे कि आपने देखा होगा बरसात आने से पहले उबन टाइप होती है सरफेस में, थोड़ा सा वाटर मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा होती है ना। अब ह्यूमिडिटी उस केस में क्या हो गया, आपका बहुत ज्यादा हो गया। अब जब वाटर मॉलिक्यूल ऑलरेडी प्रेजेंट है, बहुत भर गया है चारों तरफ एटमॉस्फेयर में, तो और वाटर मॉलिक्यूल जाने की जगह ही नहीं है एटमॉस्फेयर में, तो इवेपोरेशन क्या होगा, उस केस में कम होगा। अंडरस्टूड। अब इस टॉपिक पे देखते हैं अगला टॉपिक कि व्हाई पीपल वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर। क्यों लोग जो है कॉटन के कपड़े गर्मियों में ज्यादा पहनते हैं, है ना। ये भी पूरा का पूरा इवेपोरेशन के प्रिंसिपल पे ही काम करता है कि when the sweat evaporate it take energy from our body surface and keep our body cool। जो बॉडी सरफेस में जो एनर्जी है, हीट है, उसको वो इवोपरेट कर लेगा, ले लेगा, और हमारी बॉडी को क्या कर लेगा, कूल कर देगा। ठीक है ना। तो इस वजह से हमारा जो है कॉटन के कपड़े जो है हमें गर्मियों में पहनने चाहिए। तो कॉटन कैन एब्जॉर्ब द स्वेट easily and export it to the atmosphere causing the evaporation। अगला टॉपिक है हमारा why water droplets appear on the surrounding of glass with ice cold water। हमने फ्रीज से चिल्ड पानी निकाला और रख दिया, कुछ देर बाद हम देखते हैं वाटर बॉटल जो निकाला था हमने, उसके चारों तरफ वाटर ड्रॉपलेट्स आ गए। कहाँ से आए? अब प्लास्टिक के बोटल्स में कोई पोर्स तो है नहीं कि पानी बाहर से आ जाए, या ढक्कन खोल के डायरेक्ट पानी बाहर आ गया, ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये पॉसिबल है, ये कहना ये चाहता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में जितने भी वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, है ना, वो क्या होते हैं, कंडेंस हो जाते हैं हमारे ग्लास पे। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस हुआ, और जैसे ही टेम्परेचर डिफरेंस हुआ वो मॉलिक्यूल्स वाटर वेपर कंडेंस हो गए हमारे गिलास पे। तो ग्लास दैट हैज आइस कोल्ड वाटर इन इट्स दे
condense. As a result, their state change from gaseous state to the लिक्विड स्टेट। तो जो गैस के फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल एटमॉस्फेयर पे थे वो किस में चेंज हो गए, लिक्विड के फॉर्म में चेंज हो गए, है ना। यहाँ पे हमारे चैप्टर खत्म होता है। फर्स्ट पार्ट मैंने पढ़ा दिया है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो, जिनके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां जाके आप पढ़ लें, है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। अगर ये नोट्स आपको चाहिए, ये नोट्स चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपको नोट्स पीडीएफ के फॉर्म में दे दूंगा, ठीक है ना। थैंक यू।